तो लास्ट 50 डे प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो इस 50 दिन को कैसे यूटिलाइज़ मैंने किया उसके बारे में मैं आज बताऊंगा आप सबको। और ये वीडियो बहुत ही और ये सेशन ये बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जब मेरा एग्ज़ाम 6 महीने पहले था, मतलब 6 महीना था, तो मैं पूरा टूट चुका था। टूट इसलिए चुका था कि बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको भी कोई ना कोई करता ही होगा, क्योंकि इस वक्त एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव वाइब्स बहुत कम है, नेगेटिव वाइब बहुत ज़्यादा है। लोग खबरें जो होती हैं वायरल, पॉजिटिव कभी भी खबरें वायरल नहीं होती है, नेगेटिव खबरें बहुत ही वायरल होती हैं। तो और इंसान भी ऐसे ही हैं। आज के वक्त में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा उत्साहित करते होंगे, हमेशा करेज करते होंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं अभी भी। तो जब से 6 महीने था तो बहुत सारे लोग, मेरे खुद के रिलेटिव्स, घर वाले भी कहने लगे कि नहीं तुम छोड़ दो, अभी भी वक्त है, वक्त को जाया मत करो, आगे कुछ मूव करो, मूव ऑन करो। मेरे पिताजी और मम्मी हमेशा मेरे साथ ही थे और उन्होंने कहा, थे नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, तुम करो। यहाँ से एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि ना तो आपके हाथ में सिलेक्शन है और ना ही मेरे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हार्ड वर्क है। हमारे हाथ में हार्ड वर्क है, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। सिलेक्शन नहीं पता है, नहीं पता है सिलेक्शन, बट इतना ज़रूर पता है कि अगर आप हार्ड वर्क एक अच्छे गाइडेंस में करोगे आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो हार नहीं माननी है, हार कभी भी नहीं माननी है। ऐसा बहुत बार बड़े बड़े विद्वान ने अपने अपने बुक में लिखा है कि करीब 90% लोग लक्ष्य के पास आके मुड़ जाते हैं और उनको लगता है कि ये लक्ष्य उनके नसीब में नहीं है। उनको लगता है कि ये लक्ष्य मेरे लिए नहीं बना है, ये गोल मेरे लिए नहीं बना है, मैं डॉक्टर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। 90% लोग। आपको ऐसा दोहराना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य तक जाना है, ठीक है? आपको अपने लक्ष्य तक जाना है, मुड़ना नहीं है कभी भी। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है कि आप एक कमांड दे दोगे और वो पूरा इंटायर 60 दिन और 50 दिन तक काम करता रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। वी आर नॉट अ मशीन। फ्लक्चुएशन हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर बदलाव होता है। हर दिन समान नहीं हो सकता, हर दिन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है, हर दिन आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबके साथ होती है। ऐसे नहीं कि आपके साथ हो गई तो आपके मन में बहुत ही हीन भावना डेवलप हो जाए। मेरे साथ ऐसा होता था कि जिस दिन मैं अच्छा नहीं पढ़ता था तो मेरे अंदर ही हीन भावना आ जाती थी कि यार नहीं अच्छा हो पाया, अब क्या होगा, मेरे से आगे लोग निकल जाएंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ हम तो बोले थे कि मत करो। तो ऐसी भावनाएं तभी जागृत होती है जब आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाते हो। यहाँ से एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी। सो डू नॉट स्टिक ऑन योर रूटीन। अब आप कहेंगे कि अरे ये तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि अपने रूटीन पे स्टिक रहो, अपने रूटीन को पालन करो। बिल्कुल सत्य बात है, सारे लोग बताते हैं। तो क्या आप पालन कर पाए हैं अभी तक? नहीं। आंसर है नहीं। जब आप पालन ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर स्टिक होने का क्या ज़रूरत है? क्यों अपने आप को नेगेटिव भावना से भर रहे हैं? आप स्टिक ही मत होइए। बट ये बहुत ज़रूरी है कि अपने रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक और तरीका ये है कि आप जो हैं दैट्स एक दिन का शेड्यूल बनाएं। मेक अ
मेक अ शेड्यूल फॉर द डे, मेक अ शेड्यूल फॉर अ डे, नॉट अ इंटायर मंथ, नॉट अ इंटायर वीक। सिर्फ एक दिन का शेड्यूल बनाएं। और एक दिन के शेड्यूल में अगर आपने 80% अपना काम कर लिया और अपने ब्रेन को ट्रेन कर लीजिए कि मैं 80% अगर काम कर लूँ या कर लूँ तो मैं सक्सेस हूँ, मतलब मैंने अपना पूरे दिन का काम कर लिया। 100% नहीं, क्योंकि आप जब उम्मीद लगाएंगे और उस उम्मीद पे आपका शरीर, आपका दिमाग काम नहीं करेगा और उस हिसाब से काम नहीं करेगा तो अंदर ही अंदर नेगेटिविटी फैलने लगेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 50 दिन में ऐसे नेगेटिव माहौल से ग्रसित हो जाए। सो हार्ड वर्क करना है हमें। डू नॉट स्टिक ऑन योर रूटीन, डेडलाइन मत बनाइए, नहीं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपको कि दैट्स आपके इनर थॉट्स में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो। अक्सर लोग अनसक्सेसफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनसे वो हो नहीं पाएगा, और इसलिए उनको ये लगता है क्योंकि उनके अंदर हमेशा नेगेटिविटी फैली रहती है। उनके दोस्त भी नेगेटिव ही होते हैं, अक्सर दोस्त भी ऐसे ही होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। तो इस 4 रूल को आपको फॉलो करना, और मैंने 4 रूल को, अब पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा अभी, बट आपको ये बहुत ज़रूरी है। ये तो पढ़ने का तरीका नहीं है, तो बाहर से बचने का कैसा तरीका है ये बताया है मैंने। तो मैंने 50 दिन में इन सारी चीज़ों को मैं करता था। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करता था, पूरे 7 दिन 10 दिन के रूटीन पे स्टिक नहीं था। मैं एक दिन का प्लान बनाता था और एक दिन के प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता था, जान लगा देता था उसमें। 80 से 90% मैं काम कर लेता था और हमेशा मैं पॉजिटिव रहता था। और पॉजिटिव रहने का एक ही तरीका है कि अपने ब्रेन, अपने आप से हमेशा रिकॉल करिए कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, मेरा सिलेक्शन इस बार होगा। जब भी पढ़ने बैठे तो बोलते रहें मेरा सिलेक्शन इस बार होगा। जब भी खाना खाइए मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, इसमें समय नहीं लगेगा। एंड आई एम श्योर जब आप दिन में 100 बार ये बात बोलेंगे तो आपको ब्रेन को भी रियलाइज़ होगा कि भाई साहब ये क्या बोल रहा है, मेरा सिलेक्शन इस बार होगा तो वाकई होगा। सो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होगी, और आप जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे आप पॉजिटिव वर्क नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने का तरीका बताता हूँ। मेक अ डे प्लानर, डे प्लान बनाइए, और उस डे प्लान में मैं जैसे करता था, मैं क्या करता था कि इन 50 दिन में मैं आपको लास्ट के 20 डेज़ भी बताऊंगा। लास्ट के 20 डेज़ ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था लास्ट के 20 डेज़। और मुझे लगा था, मुझे मतलब कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, आई गॉट 52 रैंक, तो ये लास्ट के 20 डेज़ अभी भी मुझे याद आते हैं। ये मैं अभी बाद में बात करूँगा, पहले हम 30 दिन के बारे में बात कर लेते हैं। 30 डेज़ में मेरा एक प्लान था, डे का प्लान होता था कि मैं तीनों सब्जेक्ट को टच करता था। ऐसे नहीं कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स होते थे, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देता था। लेट सपोज कि अगर मैं 16 घंटा पढ़ रहा हूँ या 12 घंटा पढ़ रहा हूँ तो 12 से 16 घंटा मेरा नॉर्मल रूटीन था ही था। अभी फ्लक्चुएट होता है, ऐसे नहीं कि मुझे 15 घंटा ही पढ़ना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को तीनों को बराबर बराबर हिस्सा देता था। इनमें मैंने टारगेट बनाया था, ये टारगेट बनाता था, एक माइक्रो टारगेट होता था कि मुझे कम से कम अगर मैं 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा दे रहा हूँ तो उस 4 घंटे में एटलीस्ट फिज़िक्स के 2 चैप्टर तो कंप्लीट ही करूँ और अलॉन्ग विथ एमसीक्यू करूँ। केमिस्ट्री में एटलीस्ट 3 चैप्टर ख़त्म करूँ और उसके एमसीक्यू करूँ, और बायो में 4 घंटे में 4 चैप्टर कंप्लीट करूँ और उसके एमसीक्यू करूँ। जब आप पूरे दिन में पूरे अपने सब्जेक्ट से 4 और 3 7 और 2 9 या 10 चैप्टर करते हो और उसके एमसीक्यू करते हो, ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलने लगेगी। तो आपका जो मोड ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए थोड़ा फास्टर वे से होना चाहिए, नॉट अ स्लोअर, फास्टर। अब आप कहेंगे कि नहीं हम फास्ट पढ़ते हैं बट रिटेन नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता था। जब मैं जल्दी से चैप्टर को पढ़ लेता था तो मुझे याद नहीं होता था, बट
ये बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, ये रियलाइज़ होगा आपको। तो फास्टर पढ़ना स्टार्ट करिए, एटलीस्ट आपके आंखों से, आपके ब्रेन से वो टॉपिक, वो वर्ड निकले, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मेक अ टारगेट कि इस 4 आवर्स के अंदर 2 चैप्टर ख़त्म कर लेना है, इस 4 आवर के अंदर 3 चैप्टर ख़त्म करना है, इस 4 आवर के अंदर 4 चैप्टर को ख़त्म करना है। क्या आप पूरा रिप्रोडक्शन का यूनिट 4 घंटे में नहीं ख़त्म कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। क्या आप 4 घंटे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अब नहीं करेंगे तो कब कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी करिए, तो जब तक ये नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। और साथ के साथ एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप चैप्टर पढ़िए एमसीक्यू करें, और अपने 2 से 5 को फिक्स करिए। मैं भी फिक्स करता था। उस समय मैं OMR शीट को डाउनलोड नहीं कर पाया था, तो मैं एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना लिया था। ठीक है, आप लोग OMR शीट पे ज़रूर इसका प्रैक्टिस करिएगा। तो मैं 2 से 5 बिल्कुल डेडिकेटेड होके MCQ करता था, PYQ करता था। उस वक्त 3-4 अलग अलग मतलब कि कॉलेजेस के थे, जैसे एम्स का, VHU का, VMCC का, तो अलग अलग कॉलेजेस के आते थे। आज के टाइम में आपको PYQ सिर्फ 2 चीज़ का करना है, नीट सबसे पहले, और वो भी मैक्सिमम 12 से 15 साल, नॉट मोर देन, मतलब 12 साल सफिशेंट है। और आफ्टर दैट आपको एम्स का 10 साल का बस। और बट इसको रिपीट करें कम से कम 5 टाइम्स, ये करना है, ये आपको करना ही करना है। इसके बाद इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो करा है वो कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। इसको एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो गलत क्यों हुआ है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, कहाँ से डेरिवेशन हुआ है। केमिस्ट्री गलत हुआ है तो कौन से टॉपिक से था, उस पूरे टॉपिक को एक बार पढ़िए। बायो गलत हुआ है तो कौन से टॉपिक से था, कहाँ से था, उसको अपने मतलब आंसर देख के सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स और एनालिसिस में जब तक आप वक्त नहीं देंगे तब तक PYQ से आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जब आप PYQ से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को नहीं मिलेगा। और टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे और अब तो 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन को टच नहीं करोगे तो फिर तो ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको ये कला आनी चाहिए कि हाउ यू पिक अप द एवरेज क्वेश्चन फ्रॉम द 200 क्वेश्चन। आपको ये कला आनी चाहिए, और मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा कभी कि उस एवरेज क्वेश्चंस को कैसे पिकअप करना है। और एवरेज क्वेश्चन 50 से 60% से भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप एवरेज क्वेश्चन को पिकअप कर लेते हैं तो आराम से एक ऐसा रेंज में पहुंच जाएंगे जिससे उससे थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जो है एवरेज क्वेश्चन को पिकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट के 30 दिन में मैं ऐसा कर रहा था। अब आइए मैं लास्ट के 20 डेज़ के बारे में बात करूं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लास्ट के 20 डेज़ में मेरा एक टारगेट मैंने बना लिया था कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने प्लान बनाया कि मुझे मंडे को पूरा 11th क्लास का बायो ख़त्म करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड टू द एंडोक्राइन सिस्टम। पहले मैं NCERT से पूरा का पूरा पढ़ लूँगा एक बार, फिर मेरे जो नोट्स होंगे वो नोट्स से दोहराऊँगा, और फिर मैं चैप्टर वाइज MCQ करूँगा। ये मेरा टारगेट था और मैं स्टिक कर देता था। किसी दिन मैं सिर्फ NCERT ही पढ़ पाता था, नोट्स नहीं पढ़ पाता था, तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ देते थे। फिर ट्यूसडे को टारगेट बनाया कि मैं इस बार 11th का केमिस्ट्री उठाऊंगा और ये तीनों करूंगा। अगले दिन केमिस्ट्री हो जाता था, नोट्स भी पढ़ लेता, तो धीरे धीरे हैबिट बन जाती थी। और लगातार पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट पढ़े और
45 मिनट पढ़ें और 15 मिनट का ब्रेक ले लें। ये समय चला गया। अब आपको लगातार 3 घंटा बैठना चाहिए। जब तक आपको लगातार 3 घंटे कंसंट्रेट होकर बैठने की आदत नहीं बनेगी तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में लगातार 3 घंटे अपने ब्रेन से कैसे आउटपुट ले सकते हैं। तो मेक अ हैबिट टू सिट फॉर द 3 आवर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कमर दर्द हो जाता है, ये होता है, वो तो स्वाभाविक है, सबका होगा, मेरा भी होता है, आपका भी होगा, तो कौन सी बड़ी बात है। कमर टूट थोड़े ना जाएगा, लेट जाओ, ठीक है, कुछ नहीं होता है। कुछ करने के लिए कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत दर्द जो टेम्परेरी है, जो बाद में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। जब मैं पढ़ता था तो लोग देखते थे, उनको लगता था कि इसने नशा कर लिया है, क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ के पीछे बिल्कुल पागलों की तरह काम करोगे ना, तो आपका अपीयरेंस कुछ डिफरेंट हो जाता है। आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते हो, ठीक से बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आप एक चीज़ में रमे हुए हो। एक चीज़ में जब आप घुस जाते हो तो अलग ही उसका नज़ारा हो जाता था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाता था कि मैंने एक दिन में पूरी 11th क्लास की बायो ख़त्म कर दी है, मैंने एक दिन में पूरा फिज़िक्स का 11th क्लास ख़त्म कर दिया है। तो इतनी खुशी अंदर से होती थी कि दूसरे लोग क्या कहते थे डजेंट मैटर। और जब तक ये हैबिट आपको नहीं आएगी, तो जब आपका एग्ज़ाम कल है और आज आपको रिवीजन करना है, तो क्या करेंगे? सिर्फ बायो पढ़ के जाएंगे, सिर्फ फिज़िक्स पढ़ के जाएंगे, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर कल 12 सितंबर को एग्ज़ाम है आपका, तो 11 सितंबर में ऐसी ताकत आपके पास होनी चाहिए कि 11 सितंबर को आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को रिवाइज़ कर दें, ताकि जब 12 सितंबर को एग्ज़ाम देने जाएं तो सारा चीज़ याद आए। तो ये हैबिट तब डेवलप होगी जब आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे, और धीरे 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 मेक अ हैबिट। जब आप 10 दिन गुजार लेंगे, लास्ट के 10 दिन बचेगा, तो आपके अंदर वो आदत बन जाएगी। आदत ऐसी बनेगी, थोड़ा से छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर मुझे दौड़ना है और अचानक से मुझे कह दिया जाए कि आप 5 किलोमीटर भागो, तो मैं 5 किलोमीटर नहीं भाग सकता हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है। तो मैं कैसे आदत बनाऊंगा? पहले 1 किलोमीटर भागूंगा, और कितने दिन भागूंगा? 10 दिन भागूंगा। फिर थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, 2 किलोमीटर भागूंगा, 15 दिन तक 2 किलोमीटर भागूंगा, फिर 2.5 किलोमीटर तक भागूंगा, फिर धीरे धीरे करते करते 5 किलोमीटर जाने में मुझे 30 दिन लग जाएंगे। तो आप एक दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कंप्लीट करने के लिए आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट की आदत बनानी पड़ेगी। जब तक आप ये आदत नहीं बनाओगे, आप रिवाइज नहीं करोगे। तो मेक अ हैबिट्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट के पूरे 50 दिन को आप कैटेगराइज मत कीजिए, बांधिए मत कि हम 50 दिन को अलग अलग चीज़ों में बांध देंगे, इतना दिन ये कर लेंगे, इतना दिन ये कर लेंगे, इतना दिन ये कर लेंगे, हमारा पूरा 50 दिन का शेड्यूल दीवार के ऊपर चिपका देंगे। आई एम श्योर कि आपके अंदर हीन भावना जागृत हो जाएगी, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाएंगे आफ्टर द 10 डेज। आई एम श्योर ये होना निश्चित है, क्योंकि आप जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं उस सिनेरियो से मैं गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर आपने 50 दिन का शेड्यूल चिपका लिया अपने दीवार के ऊपर, आई एम श्योर कि आप पॉजिटिव रह नहीं पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे, आपका ब्रेन बेहतर तरीके से आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, आपका दिमाग खुश नहीं रहेगा, और जब तक आप खुश नहीं रहोगे आपसे बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। तो बहुत बेहतर करने के लिए आपके मन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बेहतर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो आप पूरे 50 दिन का शेड्यूल अपने दीवार के ऊपर मत चिपकाओ, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपका सिलेक्शन लास्ट में ही लोग मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं, लास्ट ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। ठीक है, पूरा साल मेहनत करना एक अच्छी बात है, बट लास्ट के दिनों में अगर आप मेहनत ना करें और वो भी आपका डायरेक्शन इधर उधर डाइवर्ट हो जाए, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एफर्ट करना है और अच्छा करना है।